हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक, जैसे आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो सब्जेक्टिव आ रहा है ओनली क्वेश्चन बैंक का ही आ रहा है। तो क्वेश्चन बैंक का जितना भी सब्जेक्टिव होगा उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस सीरीज को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और डेली के प्यारे बच्चों हम आपको 15 से 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। मान लीजिए एक होमवर्क के तौर पे आपको क्या करेंगे, 15 से 20 आपको सब्जेक्टिव देंगे और आपको 15 से ये 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना है, याद करना है। क्या करना है, ये 15 से 20 सब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद कर लेना है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और डेली डेली ऐसे ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ आप देख लीजिए हिंदी का, इंग्लिश का आपको देते जाएंगे, आप लोग याद करते जाएंगे। और इसका जो लैंग्वेज होगा प्यारे बच्चों, एकदम आसान भाषा में, ऐसा लैंग्वेज आपको कहीं नहीं दिखेगा। मात्र 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा फिर भी याद हो जाएगा। यहाँ पे आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो प्यारे बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग फटाफट प्यारे बच्चों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिए। और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं ना, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 91 35 74 20 24। आप इसमें मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर आप गर्ल हैं तो आप इसके नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर लीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपका क्लास कहाँ पे होगा। तो प्यारे बच्चों, ये है इन्फॉर्मेशन। तो बिना किसी देरी के हम अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग रेडी हैं, एक बार बता दीजिए। तो आप सब रेडी है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्लास को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको समझाते हैं और यहीं पे हम कोशिश करेंगे कि सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 2 से 3 बार। पहला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि एकांक से प्यारे बच्चों क्या करना है, एक एकांक से क्या करना है, किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना भी किया गया कार्य होता है उसी हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। चलिए, हम आपको फिर से फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। विद्युत विभव क्या होता है, तो एकांक आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु, मान लीजिए ए भी हो सकता है, बी भी, पी भी, क्यू भी, किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, वैद्युत, यहाँ आप देखिए विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। चलिए, यहाँ आप देखिए, पहले तो आप लोग डिफिनेशन यहाँ पे समझिए, उसके बाद से हम समझाते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों वैद्युत विभव कहेंगे। तो यहाँ पे बात आप लोग ये याद रखिएगा, जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आप देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे मान लीजिए Q0 आवेश है, यहाँ पे आप लोग मान लीजिए, और यहाँ पे क्या है, एक अनंत में क्या है प्यारे बच्चों, Q0 आवेश है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, यानी हमारा कहने का मतलब क्या, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, यानी ये अनंत से आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना भी किया गया वर्क होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे ही कहेंगे वैद्युत विभव, यानी विद्युत पोटेंशियल, यानी विद्युत क्या प्यारे बच्चों, विद्युत विभव कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि वैद्युत विभव क्या होता है। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि आपको यहीं के यहीं आपको 100% याद करा दे। सुबह का टाइम है, आप लोगों से जल्दी याद हो जाएगा कि एकांक बिंदु आवेश को, देखिए ऐसे याद करना है, एकांक बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना भी किया गया कार्य होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो वैद्युत विभव कहेंगे। याद हो गया प्यारे बच्चों? एक बार बताइए कमेंट करके, याद हो गया? तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, वैद्युत विभव हो गया। अब यहाँ आप देखिए वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। अब ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के लिए कि वैद्युत विभव तो हो गया,
अब यहाँ पे वैद्युत विभवांतर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों चलिए वैद्युत विभवांतर में क्या होता है, तो जितना भी क्रिया होगा ना ये विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होगा। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी किया गया कार्य होगा उसे हम लोग वैद्युत विभवांतर कहेंगे। वैद्युत विभव में क्या होता था, एकांक से हम लोग वैद्युत क्षेत्र में लाते थे, लेकिन यहाँ आप देखिए वैद्युत विभवांतर में क्या हो गया प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र से ही क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे। चलिए यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे देखिए एक वैद्युत क्षेत्र हम बना लेते हैं, यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि वैद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है, आपको पूरा समझ में आएगा। पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी ये वैद्युत क्षेत्र है इसके भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए कि यहाँ पे आवेश है और एक यहाँ पे आवेश है, एक पे Q0 आवेश है, दूसरे पे भी क्या है प्यारे बच्चों Q0 आवेश है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि यहाँ देखिए किसी प्रशिक्षण आवेश को, यहाँ देखिए आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जितना भी प्यारे बच्चों आवेश द्वारा कार्य होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको ही हम लोग वैद्युत विभवांतर कहेंगे। यानी आप देख लीजिए ये एक आवेश को दूसरे आवेश तक लाने में जितना भी किया गया कार्य होगा किसके, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। तो ये भी प्यारे बच्चों आपको याद हो गया होगा, 110% याद हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, डेली के डेली प्यारे बच्चों 10-15 क्वेश्चन मिलेगा, आपको याद करते चलना है। चलिए अब आता है प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आपका कि संधारित्रों का, यहाँ देखिए श्रेणी क्रम समायोजन, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे बच्चों बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में और हमेशा आएगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है कि ये तो आसान है ये नहीं आएगा, नहीं प्यारे बच्चों यही आता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने के संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है। प्यारे बच्चों संधारित्रों का पूछा है, प्रतिरोधों का नहीं पूछा, ध्यान रखना है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, तो यहाँ पे देखिए समायोजन, और यहाँ पे देखिए संधारित्र का, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम समायोजन होता है वो क्या होता है। यहाँ पे समझाते हैं कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है। तो यहाँ देखिए श्रेणी क्रम समायोजन में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाता है और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को पहले संधारित्र तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाता है, और इसी क्रम में चलने वाले जितने भी संधारित्र होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए मान लीजिए एक संधारित्र है, ये यहाँ पे समझिए इसके दो प्लेट है, एक प्लेट ये दूसरा प्लेट, तो यहाँ देखिए पहला प्लेट है, ये मान लीजिए प्लेट पहला है, पहले प्लेट की यहाँ देखिए दूसरे सिरे को ये दूसरा मान लीजिए प्लेट है, दूसरे प्लेट की ये पहला, ये दूसरा प्लेट है, ये दूसरा प्लेट का पहला सिरा है, इससे जोड़ दिया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चे, ये दूसरे प्लेट के दूसरे सिरे को ये तीसरा प्लेट है, ये तीसरा प्लेट के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो समायोजन होते हैं प्यारे बच्चों हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम समायोजन आखिर क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि ये श्रेणी क्रम समायोजन होता है। श्रेणी क्रम समायोजन में ये होता है कि यहाँ देखिए पहले संधारित्र के, यहाँ देखिए दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और यहाँ देखिए पहले दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाता है, और इसी क्रम में चलने वाले संधारित्रों को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इतना क्लियर हुआ, एक बार बता दीजिए। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार लिख देना है, हम आपको समझाते चल रहे हैं, आप लोग इसको समझते चलिए। अब आता है संधारित्रों का समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है। प्यारे बच्चों अब यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। नहीं, श्रेणी क्रम में आपको जैसे बताएं वैसे। अब आता है समानांतर क्रम समायोजन क्या होते हैं। प्यारे बच्चों इसको हम आपको समझाएंगे कि आखिर यहाँ देखिए संधारित्रों का जो समानांतर क्रम समायोजन होता है वो क्या होता है। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए संधारित्रों का जो समानांतर क्रम समायोजन होता है इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जितने भी प्यारे बच्चों आपके संधारित्र होंगे ना, जितने भी संधारित्र होंगे उनको क्या एक यहाँ देखिए बिंदु ए से जोड़ दिया जाएगा एक प्लेट को, और दूसरे प्लेट को क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, बिंदु यहाँ पे मान लीजिए बी से जोड़ दिया जाता है। और इसी प्रकार के यहाँ देखिए समायोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों समानांतर क्रम समायोजन। ये एक दूसरे के समानांतर में है और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये श्रेणी क्रम में चल रहा है।
है, तो इसे श्रेणी क्रम यानी श्रेणी क्रम में चल रहा है श्रेणी क्रम समायोजन, समानांतर क्रम में चल रहा है समानांतर क्रम समायोजन। तो यहाँ पे ये भी आपको 110% याद हो गया होगा, समझ गए होंगे कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या है, संधारित्रों का समानांतर क्रम समायोजन क्या है। तो प्यारे बच्चों ये समझ गए, हम आगे बढ़े। चलिए डिफिनेशन पे एक नजर डालते हैं कि समानांतर क्रम समायोजन में सभी संधारित्रों को एक साथ जोड़ने के लिए उन सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है। संधारित्र का सबसे पहला प्लेट, सबका पहला प्लेट हम किससे जोड़े, ए से जोड़ दिए, तथा सभी संधारित्रों के दूसरे प्लेट को बिंदु बी से, यानी इसका ये जो दूसरा प्लेट है इसको बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। तब यहाँ आप देख लीजिए, और यदि यहाँ देखिए कोई संधारित्र हो तो उन्हें भी इसी क्रम में, मान लीजिए 3 है, अगर और मान लीजिए और संधारित्र रहता है तो इसको भी ऐसे ही जोड़ देते हैं। और इसी प्रकार के समायोजन को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, समानांतर क्रम समायोजन कहेंगे। समझ में आया, एक बार बता दीजिए जल्दी से जल्दी, कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं है। आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए। आ जाइए यहाँ आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। प्यारे बच्चों जितना क्वेश्चन बैंक का निचोड़ क्वेश्चन है ना, सब आपको देने वाले डेली 15-20 क्वेश्चन। वो 15-20 क्वेश्चन आप लोग ईमानदारी पूर्वक याद कर लीजिएगा। हम तो सिर्फ बोल देंगे कि आपको याद करना है, पता नहीं आप याद करेंगे कि नहीं। अगर नहीं करेंगे तो अपने पैर पे अपने खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। और सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों इतना इजी डिफिनेशन है इसका कि प्यारे बच्चों 5वां 6ठा का लड़का भी ये याद कर सकता है, समझ सकता है। यहाँ आप देखिए क्या है प्यारे बच्चों, पीएन संधि डायोड क्या होता है। तो जब यहाँ आप देखिए पी प्रकार के क्रिस्टल को यहाँ आप देखिए विशेष विधि द्वारा एन टाइप क्रिस्टल में प्यारे बच्चों जोड़ दिया जाता है। जब पी प्रकार के क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के क्रिस्टल में जोड़ दिया जाता है, तब वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तब ये संयोजन जो होगा वो क्या कहलाएगा, पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक से पूछा गया प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि पीएन जंक्शन डायोड आखिर होता क्या है। तो जब प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिए कि जब पी टाइप यहाँ आप देखिए क्रिस्टल को विशेष विधि द्वारा एन टाइप क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का जो समायोजन होता है उसे हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे आपको ये भी याद होना चाहिए, ये भी मात्र एक लाइन का है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम तो बोलेंगे कि आप लोग फटाफट याद करते चलिए। अगला आ जाइए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। अपवर्तन है, परावर्तन नहीं है। यहाँ देखिए अपवर्तन है। तो यहाँ देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की यहाँ देखिए किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो यहाँ देखिए दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसका वेग क्या होता है तथा दिशा बदल जाता है। यानी यहाँ देखिए जब प्रकाश क्या होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश का वेग और दिशा क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, पूरा बिल्कुल समझ में आएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर इसका वेग जो होगा और दिशा जो होगा बदल जाती है। अर्थात प्रकाश अपने आप देखिए मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है, अपने मार्ग से भटक जाती है, विचलित हो जाती है। और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार इसलिए इसका एक उदाहरण होता है, जैसे यहाँ पे बाल्टी है, बाल्टी में प्यारे बच्चों क्या है, पानी है, और पानी में एक रड है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये तिरछा दिखाई देगा। अगर ये यहाँ पे मान लीजिए बाल्टी है, बाल्टी में एक सिक्का पानी है, और पानी आप देखिए सिक्का उठा हुआ प्रतीत होगा। ये किसके कारण से होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। क्योंकि जब प्रकाश अपना माध्यम चेंज करता है तो प्यारे बच्चों वेग और दिशा इसका बदल जाता है, और ये क्या होता है, अपने पथ से भटक जाता है। इसी कारण ये प्यारे बच्चों रिफ्लेक्ट नहीं होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए बाल्टी का जो छड़ होगा टेढ़ा प्रतीत होगा, और जो यहाँ पे देख लीजिए जो पानी में सिक्का रखा होगा उठा हुआ प्रतीत होगा। नदी का तल देखिएगा तो उठा हुआ प्रतीत होता है, लगता है वहां पे पानी कम है, जबकि वैसा होता नहीं है। तो ये सब उदाहरण है प्यारे बच्चों किसका, प्रकाश के अपवर्तन का। तो ये भी क्वेश्चन आपको 110% याद हो गया होगा, बहुत बढ़िया से। चलिए अब क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध या यहाँ देखिए आंतरिक या निज अर्धचालक क्या होता है।
ये भी क्वेश्चन ना बहुत लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि शुद्ध या आंतरिक या निज अर्धचालक क्या होता है। ये कुछ भी पूछ सकता है, शुद्ध अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक या निज अर्धचालक, बात एक ही होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको हम उठाए हैं क्योंकि ये 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ देखिए शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक क्या होता है। तो निज अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ देखिए अपद्रव नहीं मिला होता है। इस प्रकार के पदार्थों को हम लोग शुद्ध प्रकृति या अर्धचालक या निज अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब इसके उदाहरण हो गए शुद्ध अर्धचालक के। प्यारे बच्चों शुद्ध अर्धचालक यहाँ पे आपको समझना है कि निज अर्धचालक क्या होता है। तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, रुकिए। शुद्ध अर्धचालक क्या है। तो प्यारे बच्चों शुद्ध अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, जो प्रकृति में शुद्ध रूप से ये पाए ही जाते हैं। इसमें कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का अशुद्धि नहीं मिलाया जाता है, नहीं मिला होता है। वही हमारा क्या होते हैं प्यारे बच्चों, शुद्धि अशुद्धि का मतलब क्या, अपद्रव में नहीं मिला होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, निज अर्धचालक। पूछ रहे हैं आपसे कि निज अर्धचालक, तो आपको घबराना नहीं है। निज अर्धचालक का मतलब क्या हुआ, शुद्ध अर्धचालक। तो यहाँ पे ये आपको याद कर लेना है। जैसे इसका उदाहरण हो गया जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये शुद्ध अर्धचालक के उदाहरण होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए कि नाभिकीय बलों के गुण लिखे। प्यारे बच्चों नाभिकीय बलों के गुण लिखें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय बलों के कौन कौन से गुण होते हैं। ये सब क्वेश्चन हम उठाए हैं क्वेश्चन बैंक से। तो प्यारे बच्चों सब क्वेश्चन याद होना चाहिए। नाभिकीय बल के गुण कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों, नाभिकीय बल की प्रॉपर्टीज बताने यानी गुण बताने। प्यारे बच्चों नाभिकीय बल के गुण कौन कौन से होते हैं। तो नाभिकीय बल प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे प्रबल, सबसे मजबूत बल होता है। पहला तो आपको ये याद रखना है कि जो नाभिकीय बल होता है प्यारे बच्चों, प्रकृति में सबसे ज्यादा प्रबल बल है। कौन बल, तो नाभिकीय बल। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन, आप बताइएगा नाभिकीय बल। तो यहाँ पे ये लिख दीजिएगा। इनमें यहाँ देखिए, इसके यहाँ देखिए तत्वों को, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इनमें तत्वों की प्रकृति आकर्षित हो जाती है। यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, तत्व होगा, तो ये गलती हो गया है। इनमें क्या होता है, तत्वों की प्रकृति क्या होती है, आकर्षित हो जाती है। तीसरा यहाँ देखिए नाभिकीय बलों का परास बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें लघु परासी बल भी कहते हैं। प्यारे बच्चों इसका परास जो होता है वो कम होता है। यहाँ पे आपको कैसे लिखना है कि जो नाभिकीय बल का परास होगा बहुत कम होगा, बहुत लेस होगा, इसीलिए इन्हें यहाँ देखिए लघु परासी बल भी कहा जाता है। चौथा इसका गुण है कि नाभिकीय बल न्यूक्लिया, यहाँ देखिए न्यूक्लियो भानु में यहाँ देखिए चक्र पर भी यहाँ देखिए निर्भर करता है। यानी आप देखिए जो नाभिकीय बल होगा, न्यूक्लियो जो भानु होता है उस पर क्या करता है प्यारे बच्चों, उसी के चक्र पे ये निर्भर करता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे बच्चों कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला जो क्लास होगा उसमें इससे भी हार्ड होगा, यानी आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अब लोग इसका आंसर दीजिए कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। प्यारे बच्चों नाभिकीय विखंडन की बात करें, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। प्यारे बच्चों नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें यहाँ देखिए एक भारी नाभिक दो या दो से समान हल्के नाभिक में टूट के क्या हो, विभक्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये प्यारे बच्चों आपको याद होगा, लेकिन ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जिनको ये क्वेश्चन याद नहीं होगा, तो उन्हीं के लिए है ये क्वेश्चन, आपके लिए भी है। आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा और डेली के डेली आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग इसको याद करते चलिएगा। नाभिकीय विखंडन क्या है, तो नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी नाभिक, एक भारी नाभिक दो या दो से हल्के नाभिक में टूट के विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा क्या करता है, निर्मुक्त करता है, उसे हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो ये भी प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए। अगला आ जाइए यहाँ पे कि आकाशीय तरंग क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, स्काई वेव यहाँ पे पूछा गया है। व्हाट इज स्काई वेव, आकाशीय तरंग क्या होता है। प्यारे बच्चों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि आकाशीय तरंग क्या होता है। तो वे तरंग जो यहाँ देखिए प्रेषक एंटीना से सरल रेखा में चलकर या संचार उपग्रह से परिवर्तित होकर अभिग्राहक के एंटीना तक पहुंचते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आकाशीय तरंग कहते हैं। यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझना है कि वे तरंगे जो प्रेषक एंटीना से सरल रेखा में चलकर
क्या होता है, संचार उपग्रह से परिवर्तित होकर अभिग्राहक के एंटीना के पास पहुंचता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग इसको स्काई वेव यानी आकाशीय तरंग कहते हैं। यहाँ आप देख लीजिए इसका जो यहाँ देखिए आवृत्ति जो प्रयास होता है, ये याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि इसका आवृत्ति प्रयास कितना होता है, तो 30 Hz से लेके यहाँ आप देखिए 30 MHz तक होता है। ध्यान रखना है 30 Hz से लेके 30 हर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक होता है, तो ये आपको याद कर लेना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपको याद होना ही चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि यहाँ देखिए सीबेक प्रभाव क्या है। प्यारे बच्चों पूछा गया कि सीबेक प्रभाव क्या होता है। प्यारे बच्चों सीबेक इफेक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना 4 से 5 बार दिखेगा, और ये आपको इसीलिए आसान लग रहा है क्योंकि ये पढ़ा भी चुके हैं और इसका डिफिनीशन इतना आसान है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आसान लगेगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि सीबेक प्रभाव क्या होता है, सीबेक इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ देखिए जब दो अलग अलग धातुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इसी परिपथ की संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं तो परिपथ धारा बहने लगती है। तो परिपथ में क्या होती है, धारा बनने लगते हैं, तो जिसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं और इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, सीबेक इफेक्ट यानी सीबेक प्रभाव कहते हैं। यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन गजब है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि जब दो अलग अलग धातु के तार को परस्पर जोड़ के एक परिपथ बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, और उसमें यहाँ देखिए उस परिपथ के संधियों में अलग अलग ताप पर रख देते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर उसके रखेंगे तो क्या होगा, तो परिपथ में धारा बहने लगती है जिसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं और इसी प्रभाव को हम लोग सीबेक इफेक्ट कहते हैं प्यारे बच्चों, सीबेक प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रख लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, कॉपी में आपको नोट करते चलना है, याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि थॉम्सन प्रभाव क्या है। ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सब क्वेश्चन आपको याद हो ही जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, थॉम्सन प्रभाव क्या है, तो जब एक असमान मार्ग कंडक्टर के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रवाह की दिशा के आधार पर कंडक्टर की लंबाई के साथ गर्मी विकसित या अवशोषित कर लेती है। इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, तो थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। देखिए कितना सटीक डिफिनेशन है, कितना बढ़िया डिफिनेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए थॉम्सन प्रभाव क्या है, तो जब एक समान गर्म कंडक्टर के माध्यम से धारा को प्रवाह करेंगे, एक समान गर्म कंडक्टर के माध्यम से धारा को प्रवाह करेंगे तो धारा की प्रवाह की दिशा के आधार पर कंडक्टर की जो लंबाई होगी प्यारे बच्चों क्या होगी, लंबाई के साथ गर्मी भी विकसित करेगी या अपने अंदर क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। इसी भी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे आपको याद कर लेना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अगला आ जाइए कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या प्यारे बच्चों यहाँ पे शर्त पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको बताना है कंडीशन आखिर क्या क्या है। तो यहाँ देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्त है, तो कुछ शर्त लिखे हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है सेम टू सेम। यहाँ पे लिखना है कि प्रकाश के यहाँ देखिए दो कला संबंध होने चाहिए प्यारे बच्चों, प्रकाश के दो कला संबंध स्रोत होने चाहिए। और यहाँ देखिए प्रकाश स्रोत एक वर्णी प्रकाश का होना जरूरी है, जो प्रकाश का स्रोत होना चाहिए वो एक वर्ण में होना जरूरी है, होना चाहिए, एक वर्ण में होना चाहिए, ये जरूरी है। और जो दोनों कला संबंध स्रोत होने चाहिए ना, एक दूसरे के काफी करीब होने चाहिए, जो दो कला संबंध होने चाहिए वो एक दूसरे के काफी करीब होने चाहिए। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये शर्त है, तो आपको शर्त लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है कि प्रकाश के दो कला संबंध, और ये जो दोनों कला संबंध होने चाहिए एक दूसरे के करीब होने चाहिए, और जो प्रकाश का वर्ण होना चाहिए एक वर्ण में होना चाहिए। तो बस इतना लिख दीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर नंबर मिलेगा। चलिए धारा घनत्व तो क्या है प्यारे बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन है कि धारा घनत्व तो क्या है, तो किसी चालक में इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर जितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। कि कितना मात्रा में धारा जा रहा है, कितना मात्रा में यहाँ पे देखिए धारा बह रही है, उसी को बोलेंगे हम लोग धारा घनत्व। यानी कहने का मतलब यहाँ आप देख लीजिए, किसी चालक में इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, इकाई में जितना क्षेत्रफल से धारा बहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग धारा घनत्व कहेंगे। तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ लेना है कि घनत्व मतलब क्या, कितना घनत्व में प्यारे बच्चों धारा का बहाव हो रहा है उसे हम लोग धारा घनत्व कहेंगे। यानी आप देखिए किसी चालक में इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर जितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि करंट डेंसिटी क्या होता है और हम आपको समझाती है। चलिए आप देखिए थॉम्सन प्रभाव क्या होता है प्यारे बच्चों, ये
ये देख लीजिए। अभी बताए हैं क्या, थॉम्सन प्रभाव। चलिए 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, फिर से बता देते कि थॉम्सन प्रभाव क्या है। तो जब एक असमान गर्म कंडक्टर के माध्यम से धारा को प्रवाहित किया जाता है तो प्यारे बच्चों क्या होता है, तो धारा प्रवाह की दिशा के आधार पर कंडक्टर की यहाँ देखिए लंबाई के साथ साथ गर्मी विकसित कर लेती है या अवशोषित कर लेती है, और इस प्रकार के प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है थॉम्सन प्रभाव बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हम आपको 15 इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव करा दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अभी 3 महीना से ऊपर है और डेली 15 आप सब्जेक्टिव याद कीजिएगा इतना आसान लैंग्वेज में, तो आपका तैयारी क्या होगा आप ही यहाँ पे अनुमान लगाइए कि आपकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी, कितनी मस्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों डेली आप लोग आइए क्लास करने, डेली आप देखिए सब्जेक्टिव एक टाइम होगा ओनली सुबह में, और यहाँ पे सब चीज़ का सब्जेक्टिव यहाँ पे सुबह में करवा दिया जाएगा। लेकिन खास बात आता है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, सबसे ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव हम आपको पूरा कराएंगे, एक चैप्टर से 100 150 क्वेश्चन कराएंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आपसे छूटे एकदम ना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और वादा कीजिए प्यारे बच्चों, कॉमेंट बॉक्स में आपको एक वादा करना है कि आप लोग ये 15 के 15 क्वेश्चन याद कर लेंगे। पूरा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यस सर जी, हम जितना भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे सब हम याद करेंगे, तब हमारा मेहनत क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। नहीं तो हमारे पढ़ाने का क्या फायदा जब आप लोग याद ही नहीं करेंगे। तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। जल्दी क्या कीजिए प्यारे बच्चों, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।